हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 और समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2025 में जो आयोजित होने वाला है उसके लिए एनवायरनमेंट की क्लास कर रहे हैं। और ये जो एनवायरनमेंट की क्लास है दोस्तों, ये हमारे तपस्या नोट्स की कैटेगरी में है। तपस्या नोट्स की जो खासियत है, ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी को कंप्लीट करती है। मेंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो आंसर राइटिंग आपको करने के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से समझाया जाता है आपको, जो कि कंप्लीटली हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हो। यहां से इस बार भी यूपी पीसीएस में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट के प्रश्न पूछे गए थे, वो सारे के सारे हमारे तपस्या नोट्स में मौजूद थे पहले से ही। क्योंकि यहां पर केवल फैक्ट की बात नहीं की जाती, यहां पर हम लोग इसमें इस नोट्स के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक एक टॉपिक के बारे में, चाहे वो आपका बायोटिक सक्सेशन हो, या फिर वो आपके निकेत के बारे में बात कर रहा हो, या फिर वो एनवायरमेंटल के बारे में बात कर रहा हो, कोई भी। हालांकि इस श्रेणी में हम लोग सॉइल को पढ़ रहे थे। सॉइल के अंतर्गत हम लोगों ने काफी टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम लोग ब्लैक सॉइल को पढ़ेंगे, जो हमारा पेज नंबर रहेगा लगभग 24। इससे पहले हम लोगों ने ये सॉइल के बारे में पढ़ा था कि भारत की मृदा के बारे में, कैसे इसका डिवीजन हो रहा है। इन शीटू सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है, जो नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। फिर उसी तरीके से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भी कई प्रकार की डिवाइड किया था मृदा को, कि जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, ये जो है कि मुख्य रूप से क्या मेजर सॉइल ग्रुप है हमारे इंडिया में। जो टोटल परसेंट कितना होता है, 80% होता है। जो बचे हुए 20% होता है उसमें जैसे पर्वतीय मृदा, मस्थली मृदा, पीट मृदा, जो कि डेल्टाई मैदानों में देखने को मिलती है। सैलाइन और अल्कलाइन, जो कि जो नहरों से सिंचाई करने वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, एज लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के रीजन। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी और जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं, कि अगर आप लोगों को ये भी पीडीएफ परचेस करनी है, या यूं कहें कि हमारे इस क्लास को देखते रहना है, तो क्लास तो यूट्यूब पे पूरी फ्री होती है। लेकिन हमारे जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग मेहनत करते हैं, कंटेंट को अच्छे से तैयार करते हैं, उसकी आपको पीडीएफ पेड करनी होती है। इट मीन्स की बहुत ही मिनिमम प्राइस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो 8527594636 इस पे आप फोन करेंगे, मतलब फोन तो नहीं उठेगा, मैसेज करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो वहां पे मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी और सारी डिटेल्स आपको दे देगी। अगर आप वहां पे तपस्या नोट्स ले सकते हैं, परिणाम नोट्स ले सकते हैं, लक्ष्य भेद नोट्स ले सकते हैं, कोई से भी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक सॉइल की बात करेंगे दोस्तों आज हम, जो है कि क्या है ब्लैक सॉइल की खासियत। पहली चीज आपको ये देखना है कि इसका जो विस्तार होता है मुख्य रूप से ये हमारे दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में होता है। मुख्य रूप से कुछ इस तरीके से इसके रीजन को हम लोग ट्रायंगल शेप में भी कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल शेप में डेवलप होती है। दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और इसको मुख्य रूप से लाल मृदा का क्षेत्र भी घेर के रखता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका दक्कन का ट्रैप, जिसको हम लोग काली मृदा भी कह सकते हैं यहाँ पे, और मुख्य रूप से ये लाल मृदाएं घेर कर रखती हैं। और ये प्रश्न भी इस बार आया हुआ था आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 में। यहां पर देखते हैं काली मृदा की मुख्य विशेषता के रूप में, तो इसको इन शॉर्ट हम लोग रेगुर सॉइल भी कह देते हैं। कभी कभी कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कह देते हैं। और ये प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है। अच्छा, ये दोस्तों कैसी सॉइल होगी, इन सीटू सॉइल होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की सॉइल होती है, एक होती है इन सीटू सॉइल और एक होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यानी एक्स सीटू और ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। ट्रांसपोर्टेड जो सॉइल होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है, नदियों के द्वारा जो बहा के अवसाद लाए जाते हैं, सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, या जिसे हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दक्कन ट्रैप पे जो ब्लैक सॉइल है, ये किसी नदियों के बहाव से नहीं निर्मित हुई है, बल्कि ये बेसाल्टिक जो अपक्षयन की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, उनके जो है कि हजारों करोड़ों साल के बाद ये निर्मित हुई है, जिसको हम लोग बेसाल्टिक लावा के क्षेत्र से जानते हैं। तो इसका जन्म यहीं पर हुआ है, ये कहीं से बहते हुए नहीं आई है। इट मींस ये इन सीटू हो गई, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से होती है। और साथ ही साथ इसको हम अंतःमंडलीय मृदा भी कहते हैं, क्योंकि लाल और काली दोनों मृदाओं के एक रूप से जुड़ी जाती है, इसलिए इसको अंतःमंडलीय मृदा भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से संबंधित होती है। अब ध्यान देना कि आपके दिमाग में आएगा कि सर हम तो पश्चिमी घाट पर देख रहे हैं, पश्चिमी घाट पर तो बरसात बहुत अधिक होती है, फिर ये शुष्क कैसे हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी घाट का क्षेत्र ये वाला माना जाता है, जहां पे समुद्र की बाउंड्री शेयर होती है। और यहां पे क्या होते हैं, पश्चिमी घाट के जो पर्वत होते हैं, जो ग्लेशियर वाले पर्वत नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पे अनाईमुड़ी चोटी है, या फिर आपकी जो है कि सह्याद्री हो गई, तो जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं, इन पर आके बारिश का जो मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, वो पूरी तरीके से क्या करता है, यहाँ पे बारिश करा देता है, पूरी प्रॉपर अच्छे से बारिश करता है। लेकिन
पर्वत पदीय ढाल पे जब नीचे की ओर उतरते हैं इस तरफ पीछे साइड में, तो यहां पर मौसम शुष्क हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो है कि हवाएं जब ऊपर उठ के जाती हैं तो शुष्क हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी नमी को क्या किया, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे ही गिरा दिया। पूर्वी ढाल पे जाते जाते यानी कि काली मृदा के क्षेत्र में जाते जाते बारिश की आवश्यक मतलब कि बिल्कुल न्यूनतम स्थिति हो जाती है। और यही बात है कि जब कपास की जब उत्पत्ति होती है दोस्तों, कपास की खेती की जाती है, तो हम क्या पढ़ते हैं कि लगभग 200 दिन तक इसमें कैसा चाहिए हमें मौसम, पाला रहित चाहिए, यानी कि कोई पाला नहीं होना चाहिए। सामान्यतः इसमें वर्षा कैसी चाहिए, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर या फिर 50 से आप 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। तो इट मींस कि इसको बारिश भी कम चाहिए होती है। और इसके पीछे का रीजन क्या हुआ बारिश कम होने का, कि पश्चिमी घाट पे दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रायद्वीपीय जो हवाएं आ रही थी वो टकरा के अपना बारिश की, और उसके बाद अंदर के क्षेत्र में जब वो पहुंचती तो अर्धशुष्क क्षेत्र बनाती हैं। और यही वजह है कि यहां पे मैंने लिखा है कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश से संबंधित होती है। समझ में आ गई बात। अच्छा, दूसरी बात, जब क्षारीयता होगी, अब ये चीज आपको रटनी नहीं है दोस्तों, आपको पहले से पता है कि सर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, इट मींस कि यहां पे कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा, अर्थात मृदा के नीचे जो जल में घुले हुए पोषक तत्व है वो ऊपर की ओर आएंगे इवेपोरेशन की प्रक्रिया से। किससे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से। और जब वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं पोषक तत्व, तो कहीं ना कहीं मृदा में क्या हो रहा है, क्षारीयता के गुण का विकास हो रहा है। कैसा, क्षारीयता के गुण का विकास हो रहा है। और साथ ही साथ यहां पे जब बरसात कम हो रही है, वर्षा ऋतु का प्रभाव कम है, तो इट मींस कि यहां पे बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी नहीं पाए जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पे ह्यूमस का मान भी कम हो जाएगा, अर्थात ह्यूमस भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज, ये एक ऐसी मृदा है जिसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत है। जो भी आसपास की छोटी छोटी नदियां हैं, चाहे वो कृष्णा की सहायक नदियां हो, चाहे वो गोदावरी की सहायक नदियां हो, या फिर वो आपकी कावेरी की सहायक नदियां हो, या नर्मदा की सहायक नदियां हो, इन नदियों का जो पानी होता है अगर वो इन क्षेत्रों में होता है तो सामान्यतः ये बहुत ही जो है कि चिपचिपी होती हैं और नमी धारण करने की क्षमता होती है। और जैसे ही इनका इवेपोरेशन होकर जब पानी पूरा सूख जाता है तो ऐसा लगता है कि मृदा में बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिसे हम लोग जो है कि खंडहर बोल देते हैं, यानी दरार बोल देते हैं। लेकिन जब तक ये पानी इन मृदाओं में रहता है तो ऐसा लगता है कि जुती हुई मृदा लग रही है, अर्थात सेल्फ फ्लोइंग मृदा लग रही है। इसीलिए ये चीका युक्त मृदा होती है, अर्थात सेल्फ फ्लोइंग मृदा, जिसको खेती में जोतने की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैक्टर वगैरह से, ये अपने आप दिखती है। और दूसरी चीज, एक और बात कि इसको हम काला रंग ही क्यों कहते हैं, काली मृदा के पीछे एक चीज ये है कि इस मृदा का रंग सामान्यतः अन्य मृदाओं की अपेक्षा क्या होता है, काला होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर एमपी, उत्तराखंड के क्षेत्रों में रह रहे होंगे तो आपके घर पे आसपास जो मृदा देखने को मिलेगी वो हल्की पीले रंग में या फिर ब्राउन कलर में देखने को मिलेगी, भूरे रंग में। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाओगे, पठारी क्षेत्र की तरफ जाओगे, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, तो वहां पे यही मृदा का रंग हल्का हल्का लाल रंग में दिखने लगेगा, यानी हल्की लाल मृदा के टाइप की हो जाएगी, जिसको गेरुआ रंग भी हम बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको लाल मृदा कह देते हैं। अगर आप यही गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्रों में जाके देखोगे तो वहां पे कुछ क्षेत्रों में जहां मुख्यतः कपास की खेती की जाती है, वहां पे ये मृदा हल्की काली मृदा देखने को मिलेगी। इट मींस कि ऐसा लगेगा कि इस पे कोई पानी में जो काई नहीं होती, काला काला जो काईपन होता है जिसमें पैर फिसल जाता है, इस तरीके का रंग देखने को मिलेगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, ह्यूमस तो यहां पहले से नहीं मिल रहा है, तो ह्यूमस तो है नहीं, तो फिर इसके पीछे क्या कारण है कि ये क्यों काली दिख रही है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति से ही इसका काला रंग होता है, और ये एक आयरन का यौगिक होता है। किसका यौगिक होता है, आयरन का यौगिक होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट आपको पता है कि हाई क्वालिटी का पाया जाता है लॉ अयस्क। क्या होता है, हाई क्वालिटी का लॉ अयस्क, क्योंकि मैग्नेटाइट में एवरेज जो है कि 72% तक लोहा प्राप्त हो जाता है, जबकि जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं हेमेटाइट की बात करूं तो उसमें लगभग बस 60 से 65% तक ही लोहा पाया जाता है। तो ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की स्थिति हो गई। आगे बात करते हैं इसी में एक और कि कपास के लिए उपयुक्त होती है, कपासी मृदा भी कहते हैं, और सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में होता है। भले ही महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों, लेकिन वर्तमान समय में भारत में सबसे अधिक खेती कपास की गुजरात में होती है। दैट्स क्लियर। सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है। साथ ही साथ ये काठियावाड़ प्रायद्वीप जो कि गुजरात का क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे देखने को मिलती है। मालवा का पठार जो एमपी का है वो ये वाला क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। तेलंगाना का पठार जो इस वाले रीजन में है, तेलंगाना का पठार, तो यहाँ पे इन तीनों जगहों पे मुख्य रूप से इसका विस्तार है। साथ ही साथ आप देखोगे छोटा नागपुर के राजमहल पर्वत जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, मदुरई का पठार जो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, बंगलुरु और मैसूर का पठार। तो ये और भी क्षेत्र है जहाँ पे इसका विस्तार अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो आप
आपके गुजरात के काठियावाड़ तट हो गया, मालवा पठार हो गया एमपी का, तेलंगाना पठार हो गया, छोटा नागपुर पठार के राजमहल हो गया, कोयम्बटूर हो गया, मदुरई हो गया, बंगलुरु हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर काली मृदा का सबसे अधिक विस्तार कहां पे है, तो आपको बताना है गुजरात में। लेकिन काली मृदा में जो कपास की खेती होती है वो सर्वाधिक कहां पे होती है, तो गुजरात में होती है। और काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे, लाल मृदा की बात करेंगे। लाल मृदा की बात कर लेते तो इसका रंग भी लाल क्यों होता है? देखिए ये भी एक इन सीटू सॉइल है। अब यहां पर आपको रटना नहीं है कि सर लाल मृदा तो किसी नदी के द्वारा तो अपवाहित नहीं हुई है, ना ही कावेरी का उसमें योगदान है, ना ही गोदावरी का योगदान है, ना ही तुंगभद्रा का योगदान है। इट मीन्स कि इसका भी निर्माण बेसाल्टिक अपक्षयन से हुआ है, अर्थात ये कहीं ना कहीं जो ज्वालामुखी लावा निकला था बेसाल्ट के रूप में, उसी से उसका निर्माण हुआ है। इसका मतलब ये हो गया इन सीटू सॉइल। लेकिन इसकी एक और खास विशेषता है, ये याद रख लेना, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित होने वाली संरचना के अपक्षयन से रेड सॉइल होती है। और ग्रेनाइट और नीस में अगर आप मुख्य रूप से ग्रेनाइट को देखोगे दोस्तों, तो ये आग्नेय चट्टान का रूप होता है। और नीस की अगर मैं बात करूं तो ये आपके रूपांतरित चट्टान की व्याख्या होती है। क्या होती है? रूपांतरित चट्टान होती है नीस और ग्रेनाइट होती है आग्नेय। इन दोनों चट्टानों के जब भौतिक संरचना में जो है कि अपक्षयन होता है और उस अपक्षयन से बनने वाली मृदा को हम क्या कहते हैं? लाल मृदा कहते हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र में इसका विस्तार सबसे अधिक है। अब यहाँ पे इसके लाल रंग की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है। जबकि ब्लैक सॉइल का रंग ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट उसमें उपस्थित होता है। इज इट क्लियर? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करेंगे कि यह भी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश होता है, इसीलिए यहाँ पे क्षारीयता अधिक देखने को मिलेगी। और ह्यूमस का अभाव क्यों मिलेगा? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जब वर्षा नहीं हो पाती तो यहाँ पर ह्यूमस का विकास भी नहीं हो पाता है। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा अब आप कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पा रहे होगे कि हाँ सर, भारत में जो मृदा का विकास हो रहा है उसके पीछे की ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, जो जलवायु कंडीशन है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो क्या क्या मैटर कर रही है कि बरसात कहाँ पे हो रही है, वाष्पीकरण कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, या फिर दलदली मृदा कहाँ पे है। इसके पीछे कनेक्टिविटी आप बना पा रहे होंगे। आगे यहां पर देख लेते हैं कि ग्रेनाइट और नीस से निर्मित वैसे क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पे लेटराइजेशन द्वारा लेटेराइट मृदा और इस प्रकार की मृदा के ऊपरी परतों में सिलिका, क्षारीय तत्व और ह्यूमस का अभाव होता है। अब जरा याद करो, लेटराइजेशन वाला प्रोसेस जो मैंने लेक्चर नंबर 7 में कराया था, किस में कराया था? 7 में कराया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि लेटराइट का मतलब होता है कि जहां पे सबसे अधिक बरसात होती है, वर्षा होती है, वहीं पे लेटराइट मृदा का विकास होता है। लेटराइट मृदा मुख्य रूप से आपको 0 से 10 डिग्री के क्षेत्रों में, सदाबहारी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर भारत की बात करेंगे तो दक्षिणी भारत हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको आसाम वगैरह, मेघालय वगैरह के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि इसकी विशेषता यही है कि लेटराइट मृदा वहीं निर्माण होगी जहां पे सबसे अधिक बरसात होगी। दूसरा एक ड्रॉबैक है कि बरसात अधिक होने की वजह से जो सिलिकेट खनिज होते हैं जिनका विखंडन हो जाता है, वहां से सिलिका, क्षारीय तत्व, ह्यूमस जल के साथ लीचिंग के प्रोसेस या फिर इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस के माध्यम से नीचे चले जाते हैं। यानी जल में घुलकर जाने वाली प्रक्रिया क्या होती है? लीचिंग कहलाती है, जिसमें मुख्य रूप से पोषक तत्व घुलकर जाते हैं। और जल के साथ बहते हुए जाने वाली प्रक्रिया क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन, यानी अंतः स्पंदन दर वाली प्रक्रिया कहते हैं। और यही वजह है कि लेटराइट मृदा कहां पे विकसित होगी? 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले वर्षा क्षेत्र में। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि प्रायद्वीपीय भारत में अगर आपको पश्चिमी घाट पे मृदा पूछी जाएगी तो कौन सी मृदा देखने को मिलेगी? मुख्य रूप से लेटराइट मृदा। क्यों देखने को मिलेगी सर? क्योंकि यहां पे सबसे अधिक बरसात होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। थोड़ी बहुत आपको कुछ यहां पे देखने को मिल सकती है इस तरीके से, जो अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला ये जो क्षेत्र है, असम, मेघालय वाला, तो यहां पर भी देखने को मिल सकती है लेटराइट मृदा। तो रीजन समझ में आ गया लेटराइट मृदा का। अब इसी में समझ लेते हैं कि यहां पे एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड अधिकता होने के कारण ऊपर की जो परत होती है वो कठोर हो जाती है और पथरीली हो जाती है। इस प्रकार की मृदा का रासायनिक गुण उदासीन होता है, अम्लीयता के साथ पोषक तत्वों का यहाँ पे अभाव होता है, और इसलिए मुख्य रूप से क्या होता है? खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। खेती के लिए क्या हो जाती है दोस्तों? अनुपयुक्त हो जाती है। कोई मतलब नहीं रह जाता इसका। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों मेरे?
चलिए अब हम चलते हैं एनवायरनमेंट में, आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने कुछ जियोग्राफिकल कंडीशंस की बात की एनवायरनमेंट में, जैसे आपका मृदा क्या करता है, मृदा के ऊपर वन वगैरह, इन सब की बातें थोड़ी थोड़ी कर ली है कि पता चल गया कि हाँ भाई मृदा वगैरह का कैसा विकास होता है। लेकिन उस मृदा पे रहने वाले जैविक घटक जो होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। इट मीन्स कि एनवायरनमेंट क्या है, मुख्य रूप से जैविक और अजैविक घटकों के बीच में अंतःक्रिया के बारे में बात करता है। तो यहां पर एक डायग्राम बना दिया गया है, जैसे जैविक समुदाय, अगर मैं यहां पे समझाना चाहूं, जैविक समुदाय और अजैविक समुदाय के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोई हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं जैविक समुदाय का अध्ययन हम लोग कहां पे करेंगे, तो बायोलॉजी में करेंगे, क्योंकि जब हम लोग बायोलॉजी के नोट्स पढ़ेंगे तपस्या के, तो वहां पे मैं पूरा का पूरा सेल, ऑर्गेन्स, टिश्यूज वगैरह सब कुछ बताऊंगा। अगर हम अजैविक समुदाय की बात करें तो इसमें कौन कौन आते हैं, आपका स्थल मंडल जैसे आएगा, जो हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ लिया कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, ठीक है, उसके अंदर आंतरिक परतें कैसी है, सभी चीज। फिर वायुमंडल में हमने पढ़ लिया क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत। फिर जलमंडल को हमने ओशिनोग्राफी में पढ़ लिया, और हीट बजट को भी हमने पढ़ लिया। ये मुख्य रूप से कैसे घटक हैं, अजैविक घटक हैं। तो जलवायु का क्या प्रभाव होता है, वायुमंडल का क्या प्रभाव होता है, समुद्र सागर का क्या प्रभाव होता है, ऊर्जा का क्या प्रभाव होता है, ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब यहां पर हम एनवायरनमेंट में इन दोनों के अंतःक्रिया से बनने वाले इकोसिस्टम को हम लोग समझेंगे। जैविक समुदाय का वर्गीकरण अगर हम देखें तो मुख्य रूप से ये मोनेरा होते हैं, प्रोटेस्टा होते हैं, फंजाई होते हैं, प्लैंटिया होते हैं और एनिमिलिया होते हैं। इन्हीं में जो कैटेगरी डिवाइड होता है मुख्य रूप से, तो इसमें मोनेरा में कौन आते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, ये माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये तीनों ही मोनेरा कैटेगरी में आते हैं और ये सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। जबकि अगर हम प्रोटेस्टा की बात करेंगे तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटोजोआ हो गया, डायटम हो गया। डायटम समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। एक इनकी खास विशेषता है कि ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मोनेरा और प्रोटेस्टा एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है, तो हमें बताना है कि सर ये तो एक कोशिकीय है। कैसे है दोस्तों, एक कोशिकीय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम फंजाई की बात करते हैं जिसमें मल्टी सेलुलर, इट मीन्स कि बहुकोशिकीय हो गया, जैसे इसमें मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया। फिर प्लैंटी की बात करेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये सभी एक तरीके से उत्पादक है, क्योंकि ये वनस्पतियां हैं और वनस्पतियां ही इकोसिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। ये मैंने लेक्चर नंबर 3 या 4 में समझाया है कि किस प्रकार से किसी भी इकोसिस्टम को जीवित रखने के लिए वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़ों का होना जरूरी है। क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे, वनस्पतियां नहीं होंगी, तो हमारा पूरा जैव विविधता ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली भोजन हम नहीं बनाते सूर्य से प्रकाश लेते हुए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हुए, मृदा के नीचे से जल और पोषक तत्वों को ग्रहण करते हुए, पेड़ पौधों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन निर्माण किया जाता है। और फिर उसी भोजन को हम लोग पत्तियों के रूप में, साग के रूप में, फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, चाहे हम मांसाहारी हो या शाकाहारी हो या फिर सर्वाहारी हो। इट मीन्स हमें भोजन देने वाले कौन है, उत्पादक हैं। और ऐसी प्रजाति को कीस्टोन प्रजाति कहते हैं, जिनके न रहने पे पूरी की पूरी जैव विविधता कोलैप्स कर सकती है। इसीलिए सामान्यतः वल्चर जो होते हैं, हमारे यहाँ गिद्ध जो होते हैं, उसको हम कीस्टोन प्रजाति समझकर संरक्षण देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो है कि बीमारियों का खात्मा किया जाता था मरे हुए पशुओं को खाने के बाद। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी थे। हालांकि अब इनका संरक्षण करने के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला जा चुका है महाराजगंज में, जो कि दुनिया का पहला है इस तरीके का। क्लियर है। एनिमेलिया की बात करेंगे यानी एनिमल वाले में, तो इसमें पोरीफेरा आ जाएगा, सेलेंट्रेटा हो जाएगा, निमेटोडा हो जाएगा और प्लैंटी हेलिमेंथिस। ये सभी कुछ हम लोग साइंस के अंतर्गत कवर करेंगे। ध्यान से समझिए, परेशान नहीं होना, साइंस के अंतर्गत बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इसको कवर कराऊंगा। अच्छा, यहाँ पे डिकम्पोजर की श्रेणी को अगर पूछा जाए तो आपको मोनेरा को रखना है, प्रोटेस्टा को रखना है, फंजाई को रखना है। ये तीनों ही आपके अपघटक की श्रेणी में आते हैं। अपघटक मतलब क्या होता है, डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है, जो हमारे अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं और वहां से कार्बन को अलग करते हैं, सल्फर को अलग करते हैं, जल को अलग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं। अर्थात जब कोई चीज सड़ने गलने लगती है, मृत हो जाती है, मर जाती है, तो उसको जो है कि ये क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, ये सभी चीजें क्या करती हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल पे पाए जाने वाले जो मृत पदार्थ होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनका अपघटन करते हैं। और इनको भी हम लोग कीस्टोन प्रजाति के रूप में ही
डील करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला का तैयार करते हैं, डिट्रियस फूड चेन को ये तैयार करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम पायोनियर समुदाय के रूप में जानते हैं। अब एक प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया होगा, आपने देखा भी होगा, एक आता है आपका एक्शन रिएक्शन के आधार पे, अर्थात जैविक समुदाय के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है उसके आधार पे भी कई बार यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार यूपीपीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया है, और समीक्षा अधिकारी में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं आपको पीवाईक्यूज में। देखिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक सकारात्मक संबंधों के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं कि एक प्रजाति X है और एक प्रजाति Y है। यहाँ पे आप किसी को भी मान सकते हो, कोई आपके दो पुरुष हो गया, कोई दो महिलाएं हो गई, या फिर जो है कि कोई जानवर हो गया, किसी के साथ भी आप इस चीज को इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे एक टर्म्स आती दोस्तों म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों ही प्रजाति अगर जब आपस में सहयोग कर रही होती हैं, अंतःक्रिया कर रही होती हैं, तो दोनों को लाभ होता है। आप शब्द से ही देख सकते हो कि म्यूचुअल मतलब क्या होता है, एक दूसरे का बेनिफिट करना। जैसे अगर मैं बात करूं शैवाल और प्रवाल, शैवाल और प्रवाल क्या है, म्यूचुअलिज्म है। अगर शैवाल को भोजन और पोषक तत्व चाहिए, मतलब पोषक तत्व चाहिए अपने भोजन को बनाने के लिए, तो प्रवाल देता है। लेकिन प्रवाल को अगर संरक्षण चाहिए, घर चाहिए, तो वो शैवालों के अंतर्गत रहते हैं। इसीलिए शैवाल हमें कलरफुल देखने को मिलती है, क्योंकि प्रवालों का जो रंग होता है वो कलरफुल होता है। इसीलिए यहां पे कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इट मीन्स कि जैसे अगर आप देखोगे कि इनके बीच में कैसा रिलेशन पाया जा रहा है, म्यूचुअलिज्म का है, कि दोनों एक दूसरे के लिए फेवरेबल कंडीशन रखते हैं, नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते हैं। एक उसे पोषक तत्व दे रहा है, एक उसे भोजन प्रदान कर रहा है, इसलिए ये दोनों के बीच में संबंध कैसा हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, अर्थात लाभ की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसा जब प्रश्न पूछता तो इसको यही कहा जाता है। एक टर्म्स आती है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, लाभ और कोई प्रभाव नहीं। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रजाति है, उसको जो है कि लाभ लेना है किसी दूसरी प्रजाति से, तो वो लाभ ले लेती है, लेकिन दूसरी प्रजाति को कोई हानि नहीं पहुंचती है, कोई हानि नहीं पहुंचती है। और इसी तरीके से एक होता है प्रोटो कॉपरेशन, यानी कि लाभ भी रहेगा दोनों कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होगा। अर्थात म्यूचुअलिज्म जैसा दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई क्रियात्मक संबंध नहीं है, तो दोनों को लाभ हो रहा है, ठीक। एक इसी तरीके से एक और वर्ड आता है कंपटीशन। अब जरा कंपटीशन शब्द में क्या है, अगर मान लो आप अपने रूम पार्टनर के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, 90% से चांस ज्यादा होते हैं कि कंपटीशन में क्या होता है, किसी एक को हारना पड़ता है, किसी एक को जीतना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों ही लोगों को हानि होती है, किसी को आर्थिक क्षति होती है, किसी को मानसिक क्षति होती है, लेकिन क्षति दोनों को होती है। तो यहां पे आप कंपटीशन में ये बिल्कुल मत कर देना कि सर एक व्यक्ति तो जीत रहा है, एक व्यक्ति हार रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पे कंपटीशन में क्या होगा, दोनों को हानि होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सहयोग करके आगे बढ़ सकते हो, प्रतिस्पर्धा करके आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहां पे आप उदारवादी विचारों को मत रख देना कि सर अर्थव्यवस्था में तो यही कहा गया है कि जितना प्रतिस्पर्धा होगी उतनी ही जो है कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। आप उस ये भी देखो ना, प्रतिस्पर्धा में मल्टीनेशनल कंपनीज तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन छोटे छोटे जो सूक्ष्म कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, एमएसएमई सेक्टर हैं, ये सब कोलैप्स हो रहे हैं। तो यहां पर कंपटीशन का मतलब है कि हानि होगी। अगर आपसे पूछा जाए पैरासाइट्स या पैरासिटिज्म, यानी जिसको हम परजीवी कहते हैं, तो एक को लाभ होगा, एक को हानि होगी। अब जैसे अगर आपने अमरबेल को देखा होगा, या फिर और भी गिलोय वगैरह होती हैं, जो पेड़ों के ऊपर क्या होती है, लताओं के रूप में लिपटते हुए ऊपर चढ़ जाती हैं। तो ऐसे में किसे फायदा हो रहा है, जो प्रजातियां हैं जो पेड़ों पर चढ़ रही हैं, जैसे कि अमरबेल हो गया या फिर गिलोय हो गई, इनको तो बेनिफिट हो रहा है कि इन्हें एक आधार मिल गया, तना मिल गया, जिसके ऊपर ये अपना जीवन ग्रोथ बढ़ा रही हैं। लेकिन जिस पेड़ के ऊपर ये चढ़ी हैं, उस पेड़ के पोषक तत्वों को खा रही हैं, उस पेड़ को जो है कि धूप नहीं मिलने दे रही है कोई जगह पे, जहां जहां पे ये है। तो इसका मतलब है कि पेड़ को तो हानि हो रही है और इनको फायदा हो रहा है। तो भैया परजीवी में तो यही होता है, परजीवी में तो यही होता है कि एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेडेशन की, जो कि परभक्षी होता है, इसमें भी क्या होता है, एक को लाभ होता है, दूसरे को मार के खा जाता है। जैसे आपने कई बार एक पौधे के बारे में नाम सुना होगा, उस पौधे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसमें क्या होता है कि वो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए उसके ऊपर जो बैठे हुए छोटे छोटे जो कीट होते हैं, जो मक्खियां होती हैं, उन्हें खा जाता है, यानी वो मार के खा जाता है। और इस पौधे को क्या लाभ मिला, नाइट्रोजन की पूर्ति हुई, नाइट्रोजन की
पूर्ति हो गई उसकी। और एक होता है आपका दोस्तों अमेंसलिज्म, जो कमेंसलिज्म का जस्ट अपोजिट होता है। कमेंसलिज्म पे भी क्या था, एक प्रजाति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था लेकिन एक को लाभ हो रहा था। अमेंसलिज्म में जस्ट इसका उल्टा होगा, एक प्रजाति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन एक प्रजाति को हानि होगी, यानी ये लाभ की कंडीशन है ही नहीं। जबकि कमेंसलिज्म क्या है, लाभ की कंडीशन है और एक प्रजाति को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी कई बार होता है, टर्म्स आपसे पूछा जाता है एनवायरमेंट के सेक्शन में, कि जब दो प्रजातियां आपस में जैविक समुदाय जो है कि अंतर क्रिया करते हैं, तो किसी एक को अगर लाभ हो रहा है और दूसरे को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन आ जाएगा आपका कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म, कंपटीशन। ये इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। या फिर एक प्रश्न और आ सकता है कि जैविक समुदाय के द्वारा अंतर क्रिया करने पे दोनों ही प्रजातियों को लाभ होता है, तो इसे क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म कहेंगे या प्रोटो कॉपरेशन करेंगे। तो ये यहां पे प्रश्न ऐसे बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैविक समुदाय का प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन संबंधी एक सिद्धांत भी है। अब जैसे इन चीजों को समझ के क्या है, आपको डायरेक्ट प्रश्न मिले या ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छा किया जा सकता है जिससे प्रश्न को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी? आपसे पूछ रहा है कि अगर आप एक जैविक समुदाय हो, अब बिल्कुल हो, क्योंकि जैविक समुदाय की पहचान क्या होती है? प्रजनन करने की क्षमता और सांस लेने की क्षमता, जीवित रहने की क्षमता, और ये सभी मनुष्यों में प्रक्रिया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। प्रजनन करने की भी क्षमता है, अर्थात अपनी कॉपी तैयार करना। दूसरा, आप सांस लेने की क्रिया कर रहे हो, नहीं तो भोजन करने की बात करें तो भोजन तो दोस्तों सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रजनन करना और सांस लेने की क्रिया नहीं होती है। तो यहां पे क्या हो गया? जैविक समुदाय हो गया। इनका प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन कैसे होगा? अब जैसे मान लेते हैं कि आप रहने वाले हो ग्लेशियर के क्षेत्रों के, यानी हिमाचल प्रदेश के। आपकी आदत है ठंडे प्रदेशों में रहने की, और आपको अगर हमने दक्षिण भारत में भेज दिया या राजस्थान में भेज दिया या कहीं भी ऐसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भेज दिया, तो वहां पे आप प्राकृतिक वातावरण से कैसे समायोजित करोगे? या कई बार ऐसा होता है कि हम ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं, जैसे कोई दक्षिण भारत से आया और घूमने चला गया, मसूरी में चला गया, कश्मीर में चला गया, लद्दाख में चला गया, उत्तराखंड में चला गया, तो वहां पे तो जो स्थानीय निवासी हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी हैं, वो सामान्यतः एक आध पतला स्वेटर डाल के घूमते रहते हैं, अपना जैकेट वैकेट डाल के सारे काम करते रहते हैं। ठीक, ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे हमेशा ठंड लग रही है, तो नॉर्मल अपना काम करते हैं। लेकिन वही दक्षिण भारत के लोग जाते हैं जिनकी जलवायु उस तरीके की है ही नहीं, वो वहां पे प्रॉपर तैयार होके जाते हैं, पूरा जो है कि अपना जैकेट, टोपी, मोजा, शूज वगैरह बढ़िया प्रॉपर तैयार होके जाते हैं घूमने वगैरह के, ताकि उनको ठंड ना लगे, कम से कम लगे। क्यों? तो यहां पर जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हो उन क्षेत्रों में जाके, इसी चीज को कहते हैं समायोजन संबंधी सिद्धांत। तो क्या होना चाहिए? पहली चीज, कोई भी प्रजाति को अगर अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना है प्रजाति को, तो पहली चीज जैविक समुदाय के किसी भी प्रजाति को समूह में रहना चाहिए। अगर आप अकेले रहोगे तो इट मींस आपका पतन हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें समूह में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? ग्रुप में रहना चाहिए। दूसरा, एक आता है आपका आर्टिफिशियल बिगनेस, यानी कि कृत्रिम विशालता। जैसे कई बार होता है कि कई सारे जीव जंतुओं को आप देखोगे जो होते तो छोटे से हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि सामने से कोई एक चुनौती आ रही है, तो सामान्यतः क्या होता है, वो अपने स्वरूप को या तो बड़ा कर लेते हैं या छोटा कर लेते हैं। अब जैसे एक तो यहां पर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं पेंगोलिन। ठीक है, पेंगोलिन को आप गूगल कर लीजिएगा। पेंगोलिन पे क्या होता है, ऊपर एक जो है कि गोल कलर की जो है कि सल्क होती है, छोटी छोटी जो है कि जब उसे लगता है कि कोई खतरा आ रहा है, तो तुरंत वो इतना अपने आप को गोल कर लेगा कि एक बॉल की तरह हो जाएगा और लगेगा कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, खाली एक तो गेंद पड़ी हुई है। तो ये क्या हो गया, उसने अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने एनवायरमेंट के साथ क्या किया, एक तरीके से सहयोग कर लिया कि भाई मैंने अपनी बॉडी को चेंज कर लिया है। ठीक इसी प्रकार से प्रवासन की क्षमता, यानी कि आपके पास इतनी भी टैलेंट होना चाहिए कि आप प्रवासन कर लें। अगर जैसे आप देखोगे जब कोविड-19 की बीमारी आई, महामारी आई, तो ऐसा नहीं कि जो लोग जहां थे वहीं रह गए। जितने भी किसान थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, वो लोग तुरंत जो है कि प्रवासन करके अपने घर चले गए। अगर उनके पास परमानेंट घर नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, और वो दिल्ली में ही रहते, मुंबई जैसे शहरों में ही रहते, धारावी जैसे मलिन बस्ती में रहते, तो हो सकता था उनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि कोविड ऐसे जगहों पे बहुत तेजी से फैला था, बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ था। इट मींस कि उनके पास प्रवासन की क्षमता थी कि तुरंत अपने घर निकल लो, चाहे पैदल निकलो, चाहे गाड़ी से निकलो, चाहे जैसे भी निकलो, लेकिन घर निकल जाओ। इट मींस कि क्या हुआ, लोगों के पास ये क्षमता
थी। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रवसन की क्षमता, जैसे अगर जिसमें उड़ने की क्षमता सर्वाधिक हो, ये एक एग्जाम्पल दे दिया गया। जैसे पक्षियों में क्या होता है, सबसे अधिक होती है। एक आर्कटिक टर्न नाम का एक पक्षी होता है जो लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक वो जो है कि माइग्रेशन करता है एक तरीके से। इसी तरीके से एक और सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं कोमोफ्लॉज। कोमोफ्लॉज में क्या होता है, रंग बदलना, जैसे परभक्षी से बचने के लिए स्वरूप या रंग में परिवर्तन करना। जैसे गिरगिट को अगर आप देखोगे तो गिरगिट अगर अपने आप को बचाव करना चाहता है नेवले से, चूहे से या फिर सांप से, तो क्या करता है सामान्यतः अपने कलर को चेंज कर देता है। अगर वो किसी हरे रंग के पेड़ पे है तो हरे रंग का बना लेता है अपने आप को, अगर वो कहीं मिट्टी वगैरह पे है तो मिट्टी के रंग का हो जाता है। इट मीन्स कि वो अपने आप के रंग को परिवर्तित करके अपना बचाव कर लेता है। इसी तरीके से हाइबरनेशन की एक क्रिया होती है, शीत निद्रा जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब शीत ऋतु में सामान्यतः क्या होता है, सो जाना, कोई फर्क ही ना पड़ना। जैसे टुंड्रा बायो में जीवधारी होते हैं, जैसे पोलर बियर। पोलर बियर क्या होते हैं, जो आपके जब ठंड नहीं पड़ती, थोड़ी कम ठंड पड़ती, तो सामान्यतः अपना भोजन खूब बढ़िया से पचा लेते हैं, खूब बढ़िया खा लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में फैट का स्टोर कर लेते हैं, फैट का, और फैट आपके बॉडी को अंदर से क्या करती है, हीट पैदा करती है, गर्म रखती है। और इसी अवस्था में जाने के बाद क्या होता है, वो अपना सो जाते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं। हाइबरनेशन की क्रिया कहते हैं शीत निद्रा, क्योंकि जब उनके ऊपर बर्फबारी हो रही होती है, जब बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर जा रहा होता है, तो अपने आप को बचाव करने के लिए एक जगह पे बैठ के अपना चुपचाप पड़े रहते हैं और 1 महीने 2 महीने तक शांत रहते हैं। यानी 1-2 महीने तक जो अपने भोजन आपने कर रखा था पहले से, वो आपके बॉडी में जो स्टोर है फैट के रूप में, वो आपके भोजन की कमी को भी पूरा करता है और आपको ठंड भी नहीं लगने देता है। इसी तरीके से जैसे शरीर पर बाल होना, बॉडी टेम्परेचर के संदर्भ में आपने देखा होगा कि जब भी आपने अपने शरीर के बाल को हटाया होगा, टकले हुए होंगे, गंजे हुए होंगे, तो सामान्यतः क्या होता है कि अपेक्षाकृत कुछ दिनों की अपेक्षा वो ठंडी ज्यादा लगती है। क्यों हम लोग जो है कि गर्मियों में बाल तो कटवाने को सोचते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं कटवाते हैं। सर्दियों में तो दोस्तों गंजे होने की तो बात ही छोड़ दो, नहीं तो आपके सिर के ऊपर इतनी तेजी से ठंडी लगेगी, इतनी तेज हवा घुसेगी कि आप हो सकता है हर दूसरे तीसरे दिन बुखार और जुकाम में परेशान रहेंगे। यानी आपके बॉडी के जो बाल है ना, वो आपके लिए बेहतर है प्राकृतिक समायोजन करने के लिए। तीसरा इसी तरीके से रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधनों के संरक्षण की क्षमता होना। जैसे मरुस्थलीय जीव ऊंट के द्वारा क्या होता है, पानी पी के अपने हेम्प में रख लिया जाता है एक तरीके से सुरक्षित रूप से। तो यहां पर क्या है, मरुस्थलीय जीव ऊंट क्या करता है, एक बार पानी पीता है, 1 हफ्ते तक शांति प्रिय रहता है, क्योंकि उसको फिर दोबारा पानी नहीं मिल पाता समय तक काम करने के दौरान, तो बॉडी के अंदर से ही अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, केवल यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और थियरीज होंगी जिससे पता चलेगा कि जैविक समुदाय अपने समायोजन के लिए क्या क्या काम करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। अब यहां पे हम देखेंगे, अब यहां पर हम लोग जलीय पारितंत्र देखेंगे, यानी इक्वेटिक इकोसिस्टम देखेंगे, और धीरे धीरे फिर हम यहीं से समुद्र की क्रिया को देखना शुरू करेंगे, और यहां पर आप और भी चीजें देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रही होगी वीडियो तो लाइक कर देना दोस्तों। साथ ही साथ आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके अदर वीडियोज को भी देख सकते हैं। नोट्स के लिए आप, चाहे वो परिणाम नोट्स हो, चाहे वो तपस्या नोट्स हो, चाहे वो लक्ष्य भेद नोट्स हो, मेंस आंसर राइटिंग नोट्स हो, यूपी स्पेशल के पेपर 5 और 6 हो, मेंस आंसर राइटिंग बैच को भी, सभी की इंफॉर्मेशन आप 8527594636 इस नंबर पर ले सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके सारी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी, हर प्रकार के नोट्स और मेंस आंसर राइटिंग बैच की भी। चलिए दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक का मतलब हो गया कि हम जल की बॉडी में बात करेंगे। अब जलीय बॉडी में चाहे आप समुद्र की बात कर लो, नदी की बात कर लो, झील की बात कर लो, झरने की बात कर लो, मैंग्रोव की बात कर लो, नहरों की बात कर लो, तालाब की बात कर लो, किसी भी जगह की बात करो, लेकिन वहां पे अगर वाटर बॉडीज है तो वहां का जो है कि इकोसिस्टम लगभग एक जैसा होता है। अब चलो पहले इसमें हम देखते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कि लवणता के आधार पर जरा हम वर्गीकरण कर ले कि किस जगह की वाटर बॉडीज में लवणता आपको ज्यादा मिलेगी और किस जगह की वाटर बॉडीज में लवणता आपको कम मिलेगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैंने ज्योग्राफी में बताया था वर्षण वाले चैप्टर में भी। लवणता का मतलब होता है दोस्तों जहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है। किससे होता है? वर्षा से। यानी वाष्पीकरण आपका ज्यादा होना चाहिए और वर्षा आपकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई कि वाष्पीकरण जहां पे ज्यादा होगा वहीं पर जो है कि वर्षा की मात्रा कम होगी, और जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो जो जल की सतह पे यानी कि स्थल खंड पे जो जल होगा ना दोस्तों, वो क्या करेगा? धीरे धीरे ऊपर उड़ जाएगा, यानी कि गैस के रूप में क्या करेगा? वो ऊपर उड़ जाएगा। और ऊपर उड़ जाने पे जो सामान्यतः स्थल खंड पे जो बचेंगे ना, वो बचेगा आपका अम्ल। अम्ल यानी कि लवण बच जाएगा एक तरीके से, जिसको हम लोग इन शॉर्ट सॉल्ट भी कह सकते हैं। तो ये सब चीजें बचेंगी, लेकिन वो कब बचेंगी? जब इवेपोरेशन की क्रिया ज्यादा होगी
और वर्षा की मात्रा कम होगी, तभी जाकर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस आधार पे अगर हम बात करते हैं कि सामान्यतः 5 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से अगर कम आपको लवणता मिलती है तो यानी वो फ्रेश वाटर हो गया इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर मतलब जो साफ सुथरा पानी होता है, जिसे पीने योग्य भी कह सकते हो, क्योंकि अगर मैं कहूं कि आप जो पानी पीते हो उस पानी में कोई स्वाद नहीं होता है, क्योंकि पानी को रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन माना जाता है। लेकिन उस पानी में कहीं ना कहीं अगर आप 1000 ग्राम पानी लेते हो, 1000 ग्राम का मतलब हो गया इन शॉर्ट दोस्तों 1 लीटर पानी, और उस 1 लीटर पानी में लगभग 5 ग्राम क्या मिलेगा आपको, लवणता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। 5 ग्राम क्या मिलेगा, लवणता देखने को मिलेगी। दूसरा जो ब्रैकिश वाटर होता है ना, ब्रैकिश वाटर जो हल्का जो है कि लवणीय ज्यादा होता है, वो 5 से लेके 35 ग्राम तक हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान देना दोस्तों कि यहां पे डबल शून्य लगे हुए, ये कोई प्रतिशत नहीं है, बल्कि ये ग्राम प्रति 1000 ग्राम के हिसाब से इसका मानक होता है। अर्थात जब आपको 1000 ग्राम पानी या यूं कहें कि 1 लीटर पानी में अगर आपको लवणता का मान 5 ग्राम से लेकर 35 ग्राम देखने को मिल जाए तो उसे हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको 1000 ग्राम पानी में या 1 लीटर पानी में 35 ग्राम से अधिक, मोर देन 35 ग्राम से अधिक अगर आपको सॉल्ट देखने को मिला है, लवण देखने को मिला है, तो उसे हम सॉल्टी वाटर या इस तरीके के हम वाटर को हम मरीन वाटर इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, जो सामान्यतः समुद्र और महासागरों में पाया जाता है। कितना, 35 ग्राम। अब सोचो 35 ग्राम तो पर्याप्त हो जाता है, 50 ग्राम के आसपास पहुंच जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग सामान्यतः न तो सॉल्टी वाटर का प्रयोग करते हैं ना ब्रैकिश वाटर का, लेकिन जो हम फ्रेश वाटर पीते हैं पानी उनी, इसमें भी हमको थोड़ी बहुत मात्रा में लवणता देखने को जरूर मिलती है। तो ये लवणता का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इस इक्वेटिक सिस्टम में सबसे पहले समुद्री बायोम को देखेंगे। अब जरा मेरी बात समझ के ध्यान से समझो। देखो ये जो है मेरे दोस्त, ये स्थल खंड है, ध्यान से समझना, ये आंतरिक परतें हैं। हालांकि आप यहां पर रह रहे हो, ठीक है, आप यहां पर रह रहे हो इस तरीके से, लेकिन ये तटीय क्षेत्र है। ये क्या है दोस्तों, तटीय क्षेत्र है। इसको मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं, तटीय क्षेत्र। जैसे मान लो समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं वो हो गए, और जैसे जैसे आप पानी के अंदर जा रहे हो, जैसे जैसे आप पानी के अंदर जा रहे हो, वैसे वैसे जो है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीजें बदलती जा रही हैं, अलग अलग लेवल पर अलग अलग जीव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो ये पानी के अंदर जाने की प्रक्रिया हो गई। क्या हो गई, ये पानी के अंदर जाने की। और स्थल खंड के अंदर का हिस्सा, जो जमीन के अंदर का हिस्सा होता है, ये सामान्यतः ये वाला होता है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र के किनारे तो होते हैं, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक संरचना होती है। अब यहां पर जैसे ही आप अगर तटीय क्षेत्र के पास आओगे, जैसे मान लो ये एक आपका तटीय क्षेत्र है, भाई आपका ये तटीय क्षेत्र है जहां पे आप जाते हो घूमने वगैरह, बीच के रूप में जाते हो, टूरिस्ट के रूप में जाते हो, तो यहां पर आपको जो स्पीसीज देखने को मिलेगी या जो क्षेत्र देखने को मिलेगा, यहां पे एक मिलेगा आपका नेरेटिक जोन और एक मिलेगा पैलेजिक जोन। इन दोनों जोन को हम लोग एपीलिमनियन या एपीहेलाइन जोन भी कहते हैं, जिसमें सामान्यतः न्यूस्टन एंड पेरिफाइटन जीव देखने को मिलेंगे। न्यूस्टन क्या होते हैं मेरे दोस्त, ये सामान्यतः मछली से संबंधित होते हैं। ये यूं कहे कि मछलियों का वर्ग होता है। तो आपको तटीय क्षेत्रों में मछली देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है सर, बिल्कुल मिलती है। क्या मिलती है? मछली। यहां पे थोड़ा सा समझिएगा कि न्यूस्टन नहीं होगा बल्कि नेक्टन होता है। जो ये होता है ना नेक्टन, ये होते हैं मत्स्य वाले ग्रुप, ये होते हैं आपके मत्स्य यानी मछलियों के ग्रुप होते हैं। न्यूस्टन जो है कि एक तरीके से जैविक घटक ही होता है, लेकिन वो मछलियों से संबंधित नहीं होता है, अभी आगे बता दूंगा मैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि नैरेटिक जोन हमें देखने को मिलेगा जैसे हम स्थल खंड से किसमें जा रहे हैं, तटीय क्षेत्रों के किनारे समुद्री क्षेत्रों में जा रहे हैं। और वहीं पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे गहराई वाले क्षेत्रों में, गहराई वाले क्षेत्रों में पैलेजिक जोन होगा, क्योंकि आप तो अल्टीमेटली इसी स्थल खंड पे रह रहे हो ना, जमीन के अंदर थोड़े जाके रह रहे हो। लेकिन इससे जब आप नीचे उतरते हो तो आपको सबसे पहले नैरेटिक जोन, फिर पैलेजिक जोन, यानी धीरे धीरे आपकी गहराई में विस्तार हो रहा है। और यहां पे एपीलिमनियन या एपीहेलाइन जोन मिलता है, जिसमें न्यूस्टन और पेरिफाइटन जीव मिलते हैं। फिर इसके बाद आप और नीचे आते हो तो आपको एक बाइथल जोन देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई हो गई है, ये वाली गहराई का लेवल हो गया बाइथल जोन, जहां पे थर्मोक्लाइन या फिर होलोक्लाइन देखने को मिलता है। और यहां पे सामान्यतः प्लैंकटन और नेक्टन देखने को मिलते हैं, जो कि प्रवाल और मछलियां देखने को मिलती हैं। फिर आप सबसे नीचे महासागर के नीतल पर जब आते हो, एकदम सबसे गहराई वाले जोन में, जहां पर कोई भी सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसे हम लोग कहते हैं अबाइसा जोन। अबाइसा जोन में हाइपोलिमिनियन या फिर हाइपोहेलाइन नाम की चीजें पाई थी, जिसमें सामान्यतः बेंथोस जीव जंतु पाए जाते हैं। बेंथोस की एक विशेषता ध्यान रखना कि न तो यहां पे कोई सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, न ही यहां पे कोई प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, और कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके ही यहां पर रहने वाले जीव क्या करते हैं, भोजन की प्राप्ति
करते हैं। भोजन की प्राप्ति ये लोग कैसे करते हैं? जो भी कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर अंदर आता है इसका विघटन करते हैं, फिर वहां से भोजन की प्राप्ति करते हैं। और ये भोजन करने के साथ साथ सांस जो गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ते हैं, तो ये ऊपर जो है कि स्टोर होती जाती है। इसका मतलब क्या समझ में आया मेरे दोस्त? कि आपके समुद्र के अंतर्गत 3 परतें पाई जाती हैं। एक होता है एपिलिमनियन या एपिहेलाइन, एक होता है थर्मोक्लाइन होलोक्लाइन, और एक होता है हाइपोलिमनियन या हाइपोहोलाइन। और इसी के अंतर्गत आपको एक जगह न्यूस्टन से पेरिफाइटन मिलेगा, एक जगह प्लैंक्टन से नेक्टन मिलेगा, और एक जगह आपको बेंथोस मिलेगा। बेंथोस की विशेषता याद रख लो, ये सबसे नीचे वाले अबाइसल जोन में मिलते हैं, अबाइसा जोन में, जहां पे न तो कोई सूर्य का प्रकाश है, न ही कोई प्रकाश संश्लेषण। जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, और ऐसे में यहां पर जीव जंतु फिर भोजन नहीं बना पा रहे हैं, तो कैसे अपने आप को जीवित रखेंगे? तो कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके अपने आप को जीवित रखेंगे। तो समुद्र में पाए जाने वाले जो जैविक समुदाय होते हैं उन्हें न्यूस्टन, पेरिफाइटन, प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथोस, इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब जरा चलते हैं प्लैंकटन की बात करते हैं मेरे दोस्त। प्लैंकटन को क्या कहते हैं? आपने अभी पढ़ा कि सर हमें पेलेजिक जोन में मिलता है। आपने कभी भी तट के एकदम समीप या तट के किनारे नेरेटिक जोन में इवन कि आपने या पेलेजिक जोन में सामान्यतः आपने प्लैंकटन को नहीं देखा होगा, शैवालों को बहुत कम देखा होगा। जो आपको नदी या समुद्र में जो घास दिखती है वो जलकुंभी कहलाती है, न कि शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, तो पेलेजिक और नेरेटिक जोन के बाद आपको बाइथल जोन में सामान्यतः प्लैंकटन देखने को मिलेंगे। यहां पर प्लैंकटन की बात करें तो 2 प्रकार की चीजें होती हैं प्लैंकटन में। एक होता है, मतलब दोनों ही जैविक घटक है, एक पादप घटक है यानी कि प्लांट है जिसको हम शैवाल कहते हैं, और एक जंतु घटक है जिसको हम लोग प्रवाल कह देते हैं। तो जब पादप प्लवक होते हैं तो जिसमें हम लोग शैवाल का नाम लेते हैं, और जब वो जंतु प्लवक होते हैं तो उसको हम लोग प्रवाल के रूप में जानते हैं। किस रूप में? प्रवाल के रूप में। तो ये आपका प्लैंकटन हो गया। अब यहां पर ध्यान देते हैं कि जिस प्रकार से स्थल खंड पे रहने वाले पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके समुद्र में रहने वाले जो पादप प्लवक होते हैं जिनको हम शैवाल कहते हैं वो भी भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, CO2 तो उन्होंने ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? जल के अंदर से ही ले ली। वातावरण से लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने जल के अंदर से ही ग्रहण कर ली। साथ ही साथ पानी में तो वो बेचारे खुद ही रह रहे हैं, और सूर्य का प्रकाश यहां तक आराम से पहुंच जाता है। इन तीनों ही क्रियाओं को करने के बाद इनके पास बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को ये लोग निर्मुक्त करते हैं। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन तो निर्मुक्त होती है, तो यहां पे इनका भोजन बन गया। और यही जंतु प्लवक को पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, और कुल मिला के CO2 पादप को जो है कि प्लवक को प्राप्त करते हैं। तो समझ में आ गया कि जैसे जंतु प्लवक को क्या देगा? ये भोजन दे देगा शैवाल, और जंतु प्लवक जो CO2 छोड़ेगा वो उसका प्रयोग जो है कि पादप कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो लाभ की स्थिति पर आधारित है, यानी म्यूचुअलिज्म संबंध है, म्यूचुअल संबंध है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं कि जलीय पारितंत्र में जल सतह पर जैविक समुदाय जो मिलता है उसको हम न्यूस्टन कहते हैं। मैंने क्या कहा? जलीय पारितंत्र में जो जल की सतह, जो ऊपरी परत होती है, जिसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं नेरेटिक जोन वाला जोन होता है, पेलेजिक जोन, ये एक तरीके से ऊपरी परत होती है जल की, जिसमें सामान्यतः बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं। उसमें न्यूस्टन और पेरिफाइटन मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, और ये वायुमंडल से क्रियात्मक संबंध रखते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर के क्षेत्र में, तो ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, वायुमंडल से का प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्राप्ति वायुमंडल से करते हैं। हालांकि जब ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, और ये सजीवी के रूप में जो है कि समुदाय बनाते हैं पेरिफाइटन से। तो ये बात पहले लेयर की क्लियर हो गई। आगे अगर हम देखें पेरिफाइटन के बारे में, तो पेरिफाइटन कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके न्यूस्टन को पोषक तत्व प्रदान करता है, और वह न्यूस्टन से पेरिफाइटन को भोजन की प्राप्ति होती है। तो देखा जाए तो इन दोनों के बीच में भी सेम उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि आपके जो आपके बाइथल जोन में शैवाल और प्रवालों के बीच में है। जैसा प्लैंकटन की बात की मैंने, शैवाल और प्रवाल, शैवालों को भोजन के लिए पोषक तत्व कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है? प्रवाल दे देता है। और प्रवालों को भोजन कौन देता है? शैवाल देता है। ठीक उसी प्रकार से जो न्यूस्टन है ये एक वनस्पतिक प्रजाति है। क्या है दोस्तों? वनस्पतिक, जो कि मैंने वहां पे मत्स्य बता दिया था, मछली, जो गलत था, मैंने फिर क्लियर कर दिया था। तो ये वनस्पति की प्रजातियां होती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं, लेकिन ये भोजन किसको देती है? साथ में अपने सहयोगी पेरिफाइटन को भी देती हैं। तो न्यूस्टन से पेरिफाइटन को भोजन मिल गया और न्यूस्टन को पोषक तत्व मिल गया पेरिफाइटन से। इसका मतलब है कि सभी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूस्टन और पेरिफाइटन नहीं मिलते, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये सभी में नहीं मिलेंगे।
अब दूसरी श्रेणी में आते हैं प्लैंकटन, जिसमें हम लोग प्लवक की बात करते हैं। और इस प्लवक में हम लोगों ने जो पादप वाला था उसे हमने शैवाल कहा, और जो आपका जंतु वाला था उसे हम लोगों ने प्रवाल कह दिया। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये मुख्य रूप से खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। सभी प्रकार की इक्वेटिक इकोसिस्टम में यही लोग होते हैं जो पादप मुख्य रूप से खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। हालांकि जल में तैरना नहीं जानते हैं, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता इनकी कम होती है। इसका मतलब है कि अगर समुद्र में चक्रवात आ जाए या ज्वार भाटा आ जाए तो इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। ये बहुत ही जोखिम में आ जाएंगे क्योंकि इनको तैरना नहीं आता, पानी के बहाव में ये बह नहीं सकते हैं। पादप प्लवक घुलनशील जो CO2 है, घुलनशील CO2, मैंने क्या कहा कि जो बैंथस वाले जो क्षेत्र वाले जो जीव जंतु है जिनके पास सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता और साथ ही साथ कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, वो भोजन कैसे बनाते हैं? कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके। तो भोजन तो ग्रहण करते हैं लेकिन साथ ही साथ वहां पे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं जो जल में घुलती रहती है। प्रवाल भी यही काम करते हैं, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। तो इसका प्रयोग पादप प्लवक करते हैं क्योंकि इनका वायुमंडल से सीधा क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। अभी मैंने न्यूटन को बताया कि वो वायुमंडल से संबंधित होते हैं और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं। जबकि प्लवक जो होते हैं मुख्य रूप से पादप प्लवक ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए ये लोग सौर ऊर्जा पे निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? प्रकाश ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा पे निर्भर रहते हैं, जो कि इसकी बायोमास ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। निष्कासित ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसका उपयोग अन्य जीव जंतुओं के द्वारा किया जाता है श्वसन प्रक्रिया को चलाए रखने के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर जंतु प्लवक जिसे हम लोग प्रवाल कहते हैं, ये पादप प्लवक के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। यानी कैसा संबंध बनाते हैं? म्यूचुअल का संबंध बनाते हैं, म्यूचुअलिज्म का संबंध बनाते हैं। फिर यहाँ पे नेक्टन की बात करेंगे जो मैं इसके साथ बता रहा था आपको प्लैंकटन के साथ। तो नेक्टन को अगर आप देखोगे ये जल धाराओं और जलीय तरंगों के विपरीत दिशा में तैरने की क्षमता रखते हैं। तो सामान्यतः मछली तो है, मछली जो है कि जलधारा और उनके विपरीत दिशा में तैरने की क्षमता रखते हैं, यानी ये जलीय वातावरण से अनुकूलन की क्षमता अधिक है। कहने का मतलब है कि अगर समुद्र में चक्रवात आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, ज्वार आ जाए, कुछ भी आता है तो सबसे ज्यादा संवेदनशील प्रजाति कौन हो जाएगी? प्लवक हो जाएगी। चाहे वो जंतु प्लवक हो चाहे वो पादप प्लवक हो, क्योंकि इनको जल में तैरना नहीं आता, ये कोलैप्स कर जाएंगे। परंतु वहीं पे नेक्टन की अगर मैं बात करूं तो नेक्टन जो कि एक मछलियों का समूह होता है जो जलधाराओं के साथ भी चलना जानते हैं और जलधाराओं के विपरीत भी चलना जानते हैं। यानी चक्रवात में भी उनको कोई नुकसान नहीं है, सुनामी में भी कोई नुकसान नहीं है और उन्हें जो है कि बाढ़ में भी कोई नुकसान नहीं है। इसका मतलब इनके पास जलीय वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता अधिक है। और साथ ही साथ जो नेक्टन होते हैं ना, ये भोजन के लिए प्लवकों पर आश्रित होते हैं। जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं ये प्रवालों को खाती हैं और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, बड़ी मछलियों को उनसे बड़ी डॉल्फिन जैसी मछलियां, वेल जैसी मछलियां, ये सब खाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? नेक्टन पूरा का पूरा एक मछलियों का समूह है और समुद्र में बहुत छोटी छोटी मछलियां भी होती हैं जो किनको भोजन करती हैं? प्रवालों का भोजन करती हैं। इसका मतलब हो गया कि जहां पर प्रवाल की संख्या अधिक होगी वहां पे नेक्टन की संख्या भी तो दोस्तों अधिक होगी। यानी जहां पे प्लवक की संख्या अधिक होगी, प्रवालों की, शैवालों की, वहां पे आपको नेक्टन की संख्या अधिक मिलेगी। इसीलिए कई बार आप पिक्चर वगैरह हम देखते होगे, मूवीज वगैरह हम देखते होगे, जो कलरफुल आपको शैवाल और प्रवाल की इमेजेस दिखाई जाती है, वहां पे बहुत सारी मछलियां तैरती हुई दिखाई जाती है क्योंकि वो उन्हीं पर निर्भर है, उन्हीं के आसपास देखने को मिलेंगी। अब जो तीसरा और सबसे लास्ट कैटेगरी आता है बेंथोस, जिसको मैंने पहले ही बताया, महासागर का नीतल। महासागर का नीतल का मतलब होता है कि महासागर में जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की जो गहराई पे जाओगे तो जहां पे महासागर का जो जमीन होगा, जहां खड़े होते हैं लोग, ठीक है, वहां पे गहरे जलीय भाग में होते हैं। यहाँ पे कोई भी सनलाइट नहीं होती, ना ही यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो इससे क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता औसत से क्या होता है? कम हो जाती है, औसत से कम हो जाती है और विभिन्न प्रजातियों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन दशाएं यहाँ पे प्रतिकूल होती हैं। इसीलिए महासागर के नीतल को जैविक मरुस्थल कहते हैं। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं दोस्तों? हम अपने स्थल खंड पे किसे कहते थे जैविक मरुस्थल? टुंड्रा को कहते थे। क्यों? टुंड्रा वाला जो क्षेत्र है वो सामान्यतः ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई भी वनस्पति अच्छे से उगती नहीं है या ना ही तो वहां पे कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब ऐसी स्थिति है तो वो एक मरुस्थल हो गया, लेकिन वो जैविक समुदाय से संबंधित है, इसलिए हमने उसको जैविक मरुस्थल कह दिया। ठीक इसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी अगर आपसे पूछा जाए कि जैविक मरुस्थल कहां पे मिलेगा बायोलॉजिकल डेजर्ट,
तो आपको बताना है कि बेंथोस अर्थात महासागर के नीतल में या फिर अबाइसल जोन में देखने को मिलता है। तो ये पूरी मैंने आपको क्रिया आज बता दी, मृदा से संबंधित, समुद्र से संबंधित। अब हम लोग अगली क्लास को कल करेंगे, जिसमें हम लोग फिर यहाँ से जलीय इकोसिस्टम के जो बीओडी वगैरह होती है, सीओडी होती है, इनके बारे में समझेंगे। फिर साथ ही साथ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिर यूट्रिफिकेशन की क्रिया जो सुपोषण की क्रिया होती है, फिर पादप प्लवक और फिर प्रवालों के लिए क्या दशाएं होंगी, ये सभी टॉपिक्स हम लोग आगे कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे 15,500 से अधिक फैमिली है। वहां पे भी बहुत सारी मैं पीडीएफ, अपडेट, क्लास नोट्स, करंट अफेयर्स, मैगजीन, जो भी चीजें मुझे मिलती है मैं वहां पे पोस्ट करता रहता हूं, जो आपके लिए बेनिफिट रहती है। और इस पीडीएफ के लिए आपको नंबर मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे बता दिया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ताकि यहां से आप क्या करोगे, मैसेज करके व्हाट्सएप से मेरी टीम से पूरी जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।